तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार 2 ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट नोवेल के चैप्टर नंबर 320 में आप सभी का स्वागत है। तो आज जर्क ओवरलॉर्ड की एपिसोड नहीं आएगी, कल से रेगुलर सुबह में 8 बजे तक वीडियो आ जाएंगी, तो आप लोग कल से देखना शुरू कर सकते हो। तो चलो अपने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट पे आते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे यार अपने पूरे के पूरे सिटी के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ चुकी थी, जिसको देखकर वो रेड गाय अपने चारों बंदों को, मतलब जितने भी बंदे होते हैं ना, उन सबको न्यूज़ भेजने लगता है और कहता है कि टाइम आ चुका है, हमें सिटी पे अटैक करना होगा। अब ये जो रेड रॉब होता है ना, असल में ये बंदा यहाँ का किंग होता है। मतलब ये अपने पूरे के पूरे ट्राइब का किंग नहीं होता, बल्कि अभी सिटी में जितने भी बंदे मौजूद हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो अभी के फिलहाल इस सिमला सिटी का किंग होता है। अब यहाँ पे ये किंग तो होता है, इसलिए वो सारी न्यूज़ को अपने जितने भी बंदे होते हैं सबको बोल देता है कि देखो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। अब जैसे ये बातें उनके सारे बंदे सुनते ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और ये एक्साइटमेंट ज़्यादातर हमें लो रैंक ह्यूमन बीइंग्स को दिखाया जाता है, जो कि वो यूनला सिटी में छिपे हुए थे। अब ये लो लेवल ह्यूमन क्रिएचर्स टिपिकली स्कैटर्ड थे और डिसऑर्गेनाइज थे। हाई लेवल की बंदों की अलग बातें, वो एक साथ रहते थे और यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से रहते थे, लेकिन लोअर लेवल वो ऐसे ही कहीं भी रहा करते थे, जिसके कारण उनका उतना ज़्यादा मिलनसार नहीं होता है। और यहाँ पे कुछ ही ऐसे फ्यू लोअर कोर मेंबर्स भी होते हैं जो कि अपने लीडर्स के कमांड को सुना करते थे। और यहाँ पे लार्जर ग्रुप्स तो मिडल और लोअर ट्राइब्स की थी, जो कि अपने मन मुताबिक ही इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें किया करते थे। और इन सब के पास इतना चांस भी नहीं होता कि यार ये अपने लीडर से मिल भी पाए, और हो सकता है कि अपने लीडर से मिलने से पहले ही वो किसी प्रैक्टिशनर्स के हाथों मारे जाए। इसलिए इनके नेचर्स और भी वाइल्ड और अनरेस्ट्रेंट होते हैं, क्योंकि यार इनके पास ना कोई डिसिप्लिन होता है, न ही किसी चीज़ की चीज़ें होती हैं। ये लो लेवल ह्यूमन ट्राइब्स मॉन्स्टर्स के ट्राइब या मॉन्स्टर्स की तरह ही ये रहा करते हैं। अब ये लोग भी कह सकते हो कि ह्यूमंस की तरह ही होते हैं, लेकिन ह्यूमंस ही रहते हैं, वो मॉन्स्टर्स अलग से नाम ही समझ लो। जैसे कि आपने दूसरे दोंगा में देख रखा कि मॉन्स्टर्स ह्यूमन के जैसे ही देखते, वो ह्यूमन हिंगाटी की बात अलग है, वो तो मॉन्स्टर ही है पूरा का पूरा, जिसके साथ यहाँ पे चीज़ें होने लगती हैं। और फिर हमें एक और बात बताई जाती है कि कैसे कई सारे हिडन पावरफुल रेसेस 9 रिवर होली रेलम्स में बिछे हुए हैं, जिनमें हार्ट बिविचिंग वर्म क्लैन, सोल डिवॉल्विंग सर्पेंट क्लैन और वर्ड रेलम वॉन्डर क्लैन आते हैं। ये तीनों मेन क्लैंस में से और भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं की गई है। और इन तीनों क्लैंस में से अगर किन्हीं एक क्लास में भी किंग इमर्ज होता है तो यार वो बहुत बड़े पावर को इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ तक कि अगर वो तीनों रेसेस में से किसी एक रेस का किंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो बाकी के अदर रेसेस से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो दूसरे किंग भी उस किंग के सामने समर्पित हो जाते हैं। वैसा इसलिए क्योंकि अगर उनके पास एक किंग होगा जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, तो उनकी मदद से वो किसी भी सिटी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, घुस सकते हैं, वहाँ पर तबाही मचा सकते हैं, जिससे कि उनके पूरे ट्राइब, पूरे कंट्री को, मतलब पूरे क्लैन को फायदा मिल सकता है। क्योंकि या मटे क्योंकि केट कटेगा तो सब में बटेगा, यही वाला प्लान होता है। इसलिए इन सब की चीज़ें अलग होती हैं। अब हिस्ट्री में हमें ये बताया जाता है कि जितने भी 9 रिवर होली रेलम्स के अंदर सिटीज़ थे, वहाँ पर हमेशा किंग्स बंदे ही अटैक किया करते थे। मतलब कि 35 सिटीज़ हैं, तो मोस्टली ये किंग के रहते ही यहाँ पे अटैक किया जाता है। और जब भी कभी भी ये पता लगाया जाता है कि यार किंग एक आ चुका है उन सब के रेसेस के अंदर, तो यार ये 9 रिवर होली रेलम्स के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो किंग के साथ फाइट कर सके, उनका मुकाबला किया जा सके, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए उन सबसे फाइट करने के लिए डार्क होली रेलम से री-इन्फोर्समेंट बुलाई जाती है। और रिस्पॉन्स में डार्क होली रेलम भी अपने कुछ एलाइट्स और टेरिफाइंग प्रैक्टिशनर्स को निकालते हैं कि जाओ और सबको मार डालो। इन सब का एक ही मिशन होता है कि जाओ उन सारे लर्किंग फोर्सेस के किंग को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दो। या डार्क होली रेलम की बात ही अलग है, वहाँ के एलाइट्स और टेरिफाइंग प्रैक्टिशनर्स के बारे में तो आप जान सकते हो, लेकिन यहाँ मॉन्स्टर्स भी कम थोड़े ना है। प्रैक्टिशनर्स पावरफुल है तो मॉन्स्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके साथ रेड ड्रॉ वाला प्रैक्टिशनर्स गुस्से में कहता
चाहता है कि ये मेरा इकलौता चांस है कि मैं अपने फ्रीडम को रिगेन कर सकता हूँ, क्योंकि यार इंटायर 9 रिवर होली रिलम इन सब के लिए एक बड़ा सा केव था जहाँ पे वो फाइनली अपनी मेहनत से एक अल्ट्रा लिमिट लेवल पे आया था और वो इसके बाद अपने फ्रीडम को चाहता था। मतलब देखो, जब लूफिंग यहाँ पे शुरुआत में आया था 9 रिवर होली रिलम्स में कदम रखा था तो वहाँ पे एक नदी बह रही थी। मतलब रिवर के ही नाम से ये तो जगह नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पे 9 नदियां बहा करती थी। उन्हीं के आसपास ये सारे क्रिएचर्स रहा करते हैं और कह सकता कि इनके लिए भी एक अलग अलग केजुअल होती है। पहले इन्हें 9 रिवर को ब्रेक थ्रू करके बाहर निकलना पड़ता है, फिर वहां पे उन्हें केजुअल से ब्रेक थ्रू करना पड़ता है। मतलब यार इन सब के लिए भी अपनी अपनी एक लिमिट होती है जो कि युवान ने बना रखी होती। इसलिए ऐसा कह रहा था कि यार मेरे पास एक ऐसा चांस आ गया है कि मैं अपने फ्रीडम में अपने आज़ादी को पा सकता हूँ, क्योंकि ये एक अल्ट्रा लिमिट पे आने वाला था। अल्ट्रा लिमिट कह सकता है कि वो अपने लोअर लिमिट को ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पे एंटर करने वाला था। जब तक यहाँ पे सिटी की ब्रोकन डिफेंसेस टूट जाएंगी, वहाँ पर वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रैक्टिशनर्स में से बहुत सारे को मारकर अपने इनफ क्रेडिट्स को ले सकता है, जिसके साथ वो सबको ऑर्डर करता है और कहता है कि अपने एक्शंस को लेना शुरू कर दो। और इसी मूवमेंट पे जितने भी यूनान सिटी में लीडर्स मौजूद थे वो सारे मॉन्स्टर्स के वो अपने ट्राइब्स के साथ आ चुके होते हैं। सब लोग तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि टोटल में 32 लीडर्स जो कि हार्ट बीविचिंग वर्म क्लॉज, सो डिवॉल्विंग सर्पेंट कॉल और नंबरस स्कैटर्ड ब्रांचेस जो कि मौजूद थे उन सब के अंदर आने लगते हैं। और इन सब की पावर्स यहाँ पे कह सकते हो परफेक्शन गॉड एम्पायर लेवल तक जितनी होती, लेकिन वो अभी सिटी के पास आए नहीं होते हैं, जिसके साथ ऐसे ही और चीज़ें बताई जाने लगती हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको बताने में उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसके साथ ये सारी चीज़ें होने लगती है, बूम बूम बूम, हर जगह धमाका धमाका ही धमाका हो रहे होते हैं। यूनान सिटी के जो 4 मेन गेट्स थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सभी क्लोज हो चुके होते हैं। सिटी क्लोज थे और प्रैक्टिशनर जो बाहर थे वो अंदर नहीं आ सकते और जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकते। और तभी हमारे यूनियन हॉल के मास्टर्स अपने आवाज को पूरे के पूरे सिटी में दोहराते हुए कहते हैं कि जितने भी प्रैक्टिशनर से जल्दी से अपने रिस्पेक्टिव केव्स, और या फिर अगर आप केव्स तक ना पहुंच पाए तो अपने सराउंडिंग शॉप्स में जाकर रहो, वहां पे आपको सिर्फ टेम्पररी रहना है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें सुनकर यार वो रेड ड्रॉप भी हैरान हो जाता है। उसी के साथ वहाँ पे लीडर फिर से कहते हैं कि देखो जितने भी प्रैक्टिशनर से बाहर मत निकलना, एक बार घर में चले गए या फिर शॉप में तो वहाँ से तुम बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे एक लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म कंसीडर किया जाएगा और यहाँ पे उन्हें मार दिया जाएगा, जिसके साथ वो ये भी कहते हैं कि इंस्पेक्शंस एक दिन में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं उन्हें कॉर्पोरेट करना ही होगा। अभी आवाज़ जैसे ही चाहता फैलती है, जितने भी प्रैक्टिशनर्स वहाँ पे बिखरे हुए थे वो सभी अपने केव्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जो कि ज़्यादा दूर थे वो अपने उन सारे टेम्पररी सॉस में जाकर रहने लगते हैं, जो बगल में थे वो अपने केव्स में ही जाएंगे ना, जिसके साथ टाइम पास होने लगता है। कई सारे प्रैक्टिशनर्स यूनिवर्सिटी में जल्दी जल्दी मूव करना शुरू करते हैं और नंबर्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स उनकी संख्या काफ़ी कम होना शुरू हो जाती है, गली खाली होना शुरू हो जाती है। अब इस चीज़ को देखकर रेड रॉ वाला प्रैक्टिशनर्स भी कहता कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब वहाँ पे उन्हें एक चीज़ पता था कि यार जो 32 लीडर्स आने वाले हैं ना वो ज़्यादा दूर भी नहीं है और ज़्यादा पास भी नहीं है। देखो ये 32 लीडर्स यार कह सकते हो परफेक्शन लेवल पे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो। लूफिंग 105 तक कर चुका है। पावर्स भले ह्यूमन घाटी जितनी होगी या फिर ज़्यादा कम मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन यार कह सकते हो कि एक साथ इतने सारे प्रैक्टिशनर्स इतने सारे मॉन्स्टर्स का आ जाना बहुत बड़ी तबाही का मंजर ला सकता है। और इससे पता था कि यार अभी वो ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा पास भी नहीं, मतलब कि उन्हें आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और इसलिए वो टाइम बाई करना चाहता था, जिसके साथ वो ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से हमारे अटैक ब्रांच के फर्स्ट ब्रांच को भेजो ताकि वो इंटायर सिटी में हमला कर सके और ताकि हम प्रैक्टिशनर्स का ध्यान उनकी तरफ कर सके। मतलब कि इस बंदे को क्या चाहिए था, समय, और समय को ही ये बांटना चाहता है। यहाँ पे इसने कई सारे ब्रांचेस तक को बना रखे थे, कई सारे फैक्शंस में बना रखे थे, जहाँ पे ये एक एक करके भेजने वाला था और एक एक करके वहाँ पर कह सकते हो कि वो सबका ध्यान भटकाता। टाइम आता और जैसे ही वो 32 परफेक्शंस लेवल वाले आ जाते यार सिटी तबाह
हो जाता क्योंकि वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लू फेंग की पावर्स भी बढ़ चुकी है, लेकिन क्या वो 32 के साथ फाइट कर सकता है, देखना पड़ेगा। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। चिंता मत करो, अभी और भी चैप्टर्स बाकी हैं, जिसके साथ यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रांच का लीडर होता है वो कहता है ठीक है, और यहाँ पे वो सभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही मूव करना शुरू कर देते हैं और जल्दी से वो करते हैं। और सडनली दिखाया जाता है कि एक मल्टीपल केव के जो कि यूनान सिटी में प्रेजेंट थी, उसमें से लगभग 200 से भी ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स एक साथ बाहर निकलते और ये सभी हार्ट बिविचिंग वर्म्स और सोल डिवॉल्विंग सर्पेंट्स के क्लोन्स होते हैं। और ये असल में एक सुसाइडल स्क्वाड होती है जो कि इन्हीं सब प्लान के लिए ही बनाई गई होती हैं। अब ये सारे उन सब मेन लीडर्स के क्लोन्स होते हैं ताकि वो सबका ध्यान भटका सके। इनकी स्ट्रेंथ भी कह सकते हो कि क्लोन्स की काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये सारे कुछ कोर ट्राइब्स मेंबर्स के भी क्लोन्स मौजूद होते हैं, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि यार ये बड़ी आसानी से वहाँ पे आते हैं और सबको मारना शुरू करते हैं, क्योंकि यार इनकी पावर्स कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा थी और सिटी में रहने वाले मेजॉरिटी 90% लोग अल्टीमेट 12 में थे। तो इन सब बंदों के लिए उन सबको मारना इतना भी मुश्किल नहीं था। ये मिड ग्रेड या फिर लेट कह सकते हो इतने में थे, तो यार इनके लिए तो अल्टीमेट एक हलवा जैसा हो गया, जिसके साथ वो एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। अब इस महामारी को देखकर तो यार वो जितने भी बंदे थे 200 से ऊपर हार्ट बिविचिंग वर्म क्लेम, वो यहाँ पे खुश होने लगते हैं कि यार ये तो बहुत ही लंबा अरसा बीत चुका है जहाँ पे मैंने इतने खुलेआम किसी प्रैक्टिशनर्स को मारा है। एक ही ब्लिंक ऑफ आई में उसने 10 बंदों को मार डाला होता है। अब देखो उनके मारने की वजह से ही उनकी ब्लड लाइन इवॉल्व हो सकती है और भी स्ट्रॉन्गर बन सकती है। यहाँ पे 200 लर्कर्स मौजूद थे, तो यहाँ पे इन सब की वजह से सारे एल्डर्स को उनकी तरफ ही ध्यान देना पड़ता और भी बैटर क्रेजी हो जाती है। जिसके साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यार अपने जितने भी एल्डर्स जो कि फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर रहे थे उन्हें पता चल जाता है कि 200 से अभी अधिक लर्कर्स वहाँ पे सारे प्रैक्टिशनर्स को मार रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आखिरकार ये ऐसे क्या कर, लगता है खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाए, मरने के लिए चले आए और वहाँ पे सारे एल्डर्स में इसके उनको एलिमिनेट करने लगते हैं। अब ये एल्डर्स होते हैं ना, वो यूनान सिटी के सारे डिफेंसिव फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ना कोई वो मर्सी दिखाते हैं और ना ही कुछ और। वो अपने फॉर्मेशंस का यूज़ करके उन सब पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं और उन सबको मारना शुरू करते हैं, एक एक करके सबको मारना शुरू करते हैं। वहाँ पे धमाके होने लगते हैं। ये मॉन्स्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन क्या ही कर सकते हम। जिसके साथ बूम 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 ऐसे ही चलने लगती है थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग स्ट्राइक्स। एक झटके में जितने भी लर्कर्स थे जो कि अटैक कर रहे थे वो लाइटनिंग से हिट होते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं था वहाँ से बचने का और वो सभी मार जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लर्कर्स वहाँ पे एसेस में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन उनमें से 3 ऐसे लर्कर्स होते हैं जो कि उस लाइटनिंग स्ट्राइक्स को बर्दाश्त कर लेते हैं। जहाँ पे असल में बताया जाता है कि एक मतलब ये देखकर एक एल्डर कहता है कि ये 3 लर्कर्स ये हो सकते हैं कि ये लेट स्टेज गॉड एम्पर लाइफ फॉर्म्स हो या फिर लेवल क्लोन्स के एल्डर क्लोन्स के लेवल्स होंगे, मतलब लीडर लेवल के क्लोन्स होंगे। इसलिए ये हमारे थंडर लाइटनिंग और उन सारे अटैक से बच गए हैं। अब यहाँ पे जितने भी लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे जो कि लेट स्टेज गॉड एम्पर में जाते हैं, तो यार सिंपल सी बात है उनकी वाइटैलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी और यार लॉन्ग रेंज अटैक जो कि फॉर्मेशन से की जाती है वो उनको डिस्ट्रॉय थोड़ी ना कर पाएगी। जिसके साथ वो कहते हैं ये जरूर क्लोन का लीडर हो सकता है, ये सब कहते हैं और यहाँ पे वो उससे गाली देने लगते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमीने निकले जो कि यहाँ पे इन सबको भी बुला रखा है। जिसके साथ फिर से बम 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 वहाँ पे फिर से अटैक होता है। मल्टीपल फॉर्मेशन से उन तीनों पे अटैक होना शुरू होता है। आग से उनके शरीर को जलाया जाता है और कह सकते हो कि बहुत बड़ी धमाकेदार फाइट हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की मिसिंग थी, लू फेंग की। पूरे के पूरे चैप्टर में अंत तक में चैप्टर में जाते जाते आपको लू फेंग का जिक्र मिलेगा ही नहीं। हो सकता है वो कल में, वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वो लास्ट तक आपको देखने को पता चल जाएगा। जिसके साथ और भी विंड ब्लोइंग, विंड विजिबल, मतलब हर एक तरीके के अटैक को यूज़ करके उन सारे मल्टीपल फॉर्मेशंस को यूज़ करके फाइनली एल्डर्स ने 3 लर्कर्स को एलिमिनेट कर दिया होता है। अब इस मोमेंट पे हमें इवेंग हॉल के मेन कैंप का सीन दिखाया जाता है, मतलब उसके थोड़े दूर की जगह का
सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेड ड्रॉप प्रैक्टिशनर ऑलरेडी अपने 7 लीडर्स से मिल चुका होता है। अब ये रेड ड्रॉप प्रैक्टिशनर्स के बारे में एक चीज़ समझ लो कि ये कोई क्लोन नहीं होता, बल्कि ये असल में रियल हार्ट बीचिंग मेंबर ही होता है जो कि यहाँ पे आया होता है। और साथ में इसके 7 और लीडर थे, मतलब इसको मिला के टोटल में 8 अभी ऐसे बंदे थे कि जो कि रियल बंदे थे। इनको मार दिया गया तो इनके क्लोन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसके साथ रेड ड्रॉप प्रैक्टिशनर सबको ऑर्डर देते हुए कहता है कि जल्दी से हमारे सेकंड ब्रांच को अटैक करने को खोलो और यहाँ पे इंटायर सिटी में महामारी मतलब मौत कत्लेआम मचा दो, जिसके साथ वो अपने टाइम को फिर से डिले करने को कहते हैं। इसके साथ सेकंड बैच का लीडर यस करता है और वहाँ पे फिर से एक और 192 लर्कर्स केव से बाहर निकलते हैं। और इस मोमेंट पे बहुत ही कम प्रैक्टिशनर्स अभी केव से बाहर होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा टाइम बीत चुका था, जिसके कारण जो प्रैक्टिशनर्स बचे हुए थे वो घर में जा चुके होते हैं। अब ये लड़कर जैसे ही बाहर निकलते ये बचे हुए प्रैक्टिशनर्स पे जो कि इन्हें दिखते हैं उनको मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ये कुछ मर्चेंट शॉप में भी डायरेक्टली रश करते हैं ताकि वो वहाँ के वेटर्स और कुछ मर्चेंट शॉप्स के लीडर्स को मारकर उन्हें ख़त्म किया जा सके। जिसके साथ हमें लीडर्स को दिखाया जाता है जो कि फिर से इतने सारे लड़कर्स को देखकर हैरान होते हुए कहते कि क्या यहाँ पे और लड़कर्स आगे चल क्या रहा है, आखिरकार एक साथ इतने लड़कर्स आ कहाँ से रहे। और वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। उन्होंने पहले 200 के बारे में सोच रखा था कि हाँ इतने आ सकते, लेकिन एकदम से दूसरी बार भी 192 लड़कर्स का आ जाना ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था। जिसके साथ वो फिर से अपने फॉर्मेशंस को यूज़ करके अपने लॉन्ग रेंज अटैक्स को यूज़ करके उन सबको एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। उन सारे 192 लड़कर्स को बड़ी आसानी से मारा जाता है, मतलब इतनी भी आसानी से नहीं कि यार उन पर लाइटनिंग गिराया मारे गए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इनके लिए क्लोन्स को मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, लेकिन एक चीज़ ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि यार उनका क्लोन्स था। और अगर यहाँ पे वो किसी मॉन्स्टर्स मतलब किसी बंदों को मारेंगे भी तो यार उनको एक क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट से क्या सकता हो कि अगर यहाँ पे मार दिए उनका मेन बॉडी बचा तो उनको खुद खाने के लिए दिया जाएगा कि लो परोस के हम तुमको दे रहे हैं, आ जाओ थाली में रखा है खा लो। जिसके साथ 3 ब्रेड्स के अंदर ही 192 लड़कर्स मारे जाते हैं। ऑफकोर्स उन्होंने इन दौरान में हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट प्रैक्टिशनर्स को सराउंडिंग एरियाज में जो मौजूद थे उन्हें मार डाला होता है। अब ये सभी चीज़ें पैलेस मास्टर युनयांग भी देख रहे होते हैं और कहते हैं कि यार कुछ तो सही नहीं है, और वो भी इस प्रॉब्लम को नोटिस कर लेते हैं क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव वेव अटैक्स, जिससे कि पैलेस मास्टर युनयांग को थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है। जिसके साथ वो फिर से अपने आवाज़ को सारे सिटी में गुजार कर कहते हैं कि जितने भी प्रैक्टिशनर जो कि घर नहीं पहुँचे हैं मतलब केव में नहीं गए हैं वो जल्दी से जल्दी मर्चेंट शॉप के नियरेस्ट में पहुंचे। यहाँ पे सिर्फ आपको 10 ब्रेड का टाइम दिया जाता है। जिसके साथ हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करें, मतलब उन सब के पास सिर्फ 10 ब्रेड मतलब कह सकते हो 10 सेकेंड्स का टाइम होता है, जो कि एक ब्रेड का टाइम मेनली 5 सेकेंड्स कह सकते हो। तो वहाँ पे 10 मतलब 1 मिनट का टाइम होता है कि जल्दी से जल्दी आप अपने नियर सॉस में एंटर कर लो वरना गए काम से। जिसके साथ वहाँ पे जितने भी बंदे जो कि अभी बाहर बचे हुए थे वो कहते हैं जल्दी करो हमें चलना होगा। 10 मिनट्स ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है। और यहाँ पे अभी के फिलहाल ये समझ लो कि जो अल्टीमेट वाले बंदे थे तो उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए वो उतनी स्पीड से फ्लाई करके अपने केव्स में नहीं जा सकते थे। इसलिए वो इस मोमेंट पे छोड़कर केव्स में न जाकर बल्कि अपने बगल वाले सॉस में जाने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि अभी के फिलहाल जितने अभी वो 8 लीडर्स थे ना, अभी टोटल में 12 लीडर्स आ चुके होते हैं। मतलब कि फिलहाल में अभी सिटी में टोटल में 12 लीडर्स मौजूद थे और ये सभी के सभी बंदे वयांग हॉल मतलब वयांग पवेलियन मास्टर को जो कि इसने मारने का प्लान बना रखा था उनके ही वॉल के बगल में ही होता है। अब इस चीज़ को देखकर तो वो रेड ड्रॉप भी थोड़ा सा घबराने लगता है कि सिर्फ 10 बेड्स ये तो सच में काफ़ी जल्दी कर रहा था। अब उनके ओरिजिनल प्लान के मुताबिक उनके पास एटलीस्ट 20 लीडर्स की ट्रू बॉडीज चाहिए थी ताकि वो एक साथ मिलके वयांग हॉल पे अटैक करके उसको एब्सोल्युटली एडवांटेज के साथ मारा जा सके। इसके साथ वो एक एक करके सबको इंटरनली और एक्सटर्नली ख़त्म करते। मतलब इनके लिए सबसे बड़ा मेन खतरा वयांग हॉल मास्टर ही होता है, जिससे कि वो निपटना चाहते थे। और एक बार ये 20 मिलकर जो कि लेट स्टेज है कह सकता हूँ कि आप 20 के साथ जो कि लेट स्टेज में उनसे फाइट कर पाना जो कि वो भी लो लेवल मॉन्स्टर से हम तो यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए वो यहाँ पे प्लान बनाया था कि हमारे पास 20 है तो हम बड़ी आसानी से वयांग हॉल मास्टर को मार देंगे। और ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चांस होता क्योंकि यार अपने जो बैट है जो कि वही
हथौड़ी अपना चलाते हैं तो वो तो यहाँ से भाग जाता। यही यून जियांग हॉल की मास्टर की बात करें तो ऐसे ही कमज़ोर है, ऐसे ही ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्हें असल में लू फेंग की अभी तक पावर के बारे में पता नहीं था, जो कि ऑफकोर्स नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी क्योंकि इसमें जिक्र हुआ ही नहीं है। जिसके साथ वो सोचने लगते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि यार अभी के फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 30% ही गैदर हुए हैं। वहीं पे बाहर वाले बंदों की बात करें तो हमारे फुल फोर्सेस अभी तक सिटी में नहीं आए हुए हैं। आखिरकार ये कैसे किया जा सकता है। अल्दो यहाँ पे वो सब इन सब के बारे में सोचने लगते हैं। रेड ड्रॉप प्रैक्टिस चाहता अब देखने लगता है वहाँ पे 12 लीडर्स मौजूद होते हैं और कहता है कि उन सबसे कि देखो ये तो जल्दबाजी लग रही है, लेकिन मैं अब ज़्यादा केयर नहीं करता। और यहाँ पे वो सबको ऑर्डर देते हुए कहता है कि चलो हम 12 मतलब टोटल में 13 बंदे थे, माफ़ करना बाहर की बैकग्राउंड साउंड को, क्योंकि पता नहीं आजकल गर्मियों में चिड़िया की चहचहाहट काफ़ी बढ़ चुकी है। जिसके साथ यहाँ पे जो 13 बंदे थे ना एकदम से जाते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट वेयांग हॉल मास्टर था, इसको ख़त्म पूरा का पूरा सिटी ख़त्म। जिसके साथ वो वहाँ पे पैलेस मास्टर वेयांग के केव फॉर्मेशंस को तोड़कर घुस पड़ता है। मतलब इन सब की पावर्स भी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ के केव फॉर्मेशंस को तोड़कर बड़ी आसानी से घुस जाते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो एंटर करते ना, हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे एंटर करते हैं तो वहाँ पे अपना वेयांग हॉल मास्टर वहाँ पे बैठकर बहुत ही शांत से, बहुत ही एक्सप्रेशनलेस से वहाँ पर बैठ के सिटी के पूरे फॉर्मेशंस को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि ये बंदा फॉर्मेशन मास्टर था। इसलिए कह सकते हैं कि यार इनके लिए फॉर्मेशंस का ही मेनली कंट्रोल था। ये बाकी के अदर एल्डर्स के साथ मिलके उन सारे लर्किंग थ्रेट्स के साथ डील कर रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उसे पता चलता कि यार कोई अंदर घुस बैठा है, वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और देखने लगता है। वहाँ पे हमें 12 बंदों को दिखाया जाता है जो कि वेयांग हॉल मास्टर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और क्या सकते हो कि इन सब की पावर से वेयांग हॉल मास्टर भी डर से कांप उठता है। और ये देखकर लॉर्ड ऑफ वेयांग हॉल पूरी डिसबिलीफ में क्या था कि क्या 12 लीडर्स आखिरकार ये सब क्या कर रहे हैं। ये 12 लीडर्स अपने ट्रू बॉडीज में होते हैं, जो कि यार ट्रू बॉडीज लाना मतलब एक बार खत्म तो खत्म, ये आपकी क्लोन्स नहीं है जो कि बच पाओगे। अब देखो 2 मेजर लर्किंग रेसेस के लीडर जो कि हार्ट बेविचिंग वर्म क्लोन और सोल डिवोरिंग सर्पेंट क्लोन्स होते हैं, वो डिफिकल्टी होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है उन सब के साथ डील करने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके सोल को टारगेट करते हैं। आपने देखा हो कि कैसे वो दूसरों के सोल को कंट्रोल करके उन्हें अपना गुलाम, अपना क्लोन बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं जो 12 बंदे आए हैं रेड रॉ प्रैक्टिशनर्स इसके साथ नहीं आया था, बल्कि बाकी के जो 12 लीडर्स होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं। और फिलहाल में वो यहाँ पे अपने वेयांग हॉल मास्टर पे अटैक करने वाले थे। और यहाँ पे क्या सकता कि वेयांग हॉल मास्टर की भी फट पड़ी होती है कि यार क्या ही किया जा सके। लेकिन वेयांग पैलेस मास्टर ऐसे ही थोड़ी ना पावरफुल है, ऐसे ही पैलेस मास्टर थोड़े, ऐसे ही रेड रॉ वाले बंदा 20 बंदों को लेकर उसमें अटैक करना चाहता था, ऐसा ही थोड़ा ना हलवा है कि मार देगा। यहाँ पे अगर ये बताया जाता है कि पैलेस मास्टर वेयांग की फाइट अगर बाहर में 1v1 होगा तो आराम से कॉन्फिडेंट है कि वो किसी लीडर को हरा सकता है, लेकिन बाहर में 1v3 हो जाएगा तो मुश्किल है। जोनाथन थोड़े ना कि 1v3 कर देगा। लेकिन बात करें कि अभी के फिलहाल पैलेस मास्टर वेयांग सिटी में मौजूद है, इंटायर फॉर्मेशन सिटी के अंदर जो मौजूद है उसे शिफ्ट करने वाली है। अगर ये 12 लीडर्स के ट्रू बॉडीज भी एक साथ अपने वेयांग पैलेस मास्टर पर अटैक करेंगे तो वेयांग पैलेस मास्टर को पता था कि उसके पास तो ऐसे सर्वाइव करने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी उसे अनईजी था, क्योंकि यार 12 के साथ ऐसे ही थोड़ा 1v12 तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी कवर्स क्यों ना हो, उन सबके पास नेड मॉली होती है, मार के तुम्हें ब्लास्ट करके नॉक कर ही देंगे। जिसके साथ यहाँ पे एक और मन ख्याल में आता है कि यार वो तो यूजुअली अपने क्लोन्स को मारने के लिए भेजा करते थे, लेकिन आखिरकार इस वक्त वो अपने ट्रू बॉडीज को भेजकर अपने आप को इतना रिस्क में क्यों डालना चाहते थे। उसे भी समझ में आ जाता कि कुछ तो गलत है। इसके साथ वो जल्दी से लॉर्ड ऑफ यिंगजियांग हॉल और गाइटो हॉल और जितने भी एल्डर्स थे उन सबको मैसेज कर देता है। उसमें लू फेंग भी शामिल था। मतलब यहाँ पे लू फेंग की हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री देखने वाली, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली। अभी भी थोड़ी सी बाकी है चैप्टर, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वहां पे 12 टेरिफाइंग वेव्स उस पे अटैक करती है। मतलब 12 टेरिफाइंग बंदे अपने 12 टेरिफाइंग माइंड पावर्स का यूज करके लॉर्ड ऑफ वेयांग हॉल पे अटैक करते और कहते हैं लॉर्ड ऑफ वेयांग हॉल
मरने के लिए तैयार हो जा। और एकदम से पैलेस मास्टर पे कह सकता हूँ ना, अपने जियोन का वो रूरल देखो ना, उससे अटैक करता है तो कैसे एक वेव जाती है, वैसे ही वहां पे अपने वैंग हॉल की तरफ जाने लगती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि रेड ड्वार्फ प्रैक्टिशनर फाइनली अपीयर होता है और ये सीधे पैलेस मास्टर वैंग के माइंड में जाकर अटैक करती है, जो कि एक इल्यूजन के साथ सी थी। अब यार रेड ड्वार्फ प्रैक्टिशनर अपने ट्विस्ट करता है और अपने ह्यूज वर्म को ट्रांसफॉर्म करके पैलेस मास्टर वैंग के पूरे स्पिरिचुअल पावर्स को बाइट करके उसको खत्म करने की कोशिश करने लगता है। अब इस चीज को देखकर पैलेस मास्टर वैंग काफी शॉक और गुस्सा भी होता है, क्योंकि हमने अपने अपने पहले देख रखा इसी एपिसोड में कि कैसे ये बंदा अल्ट्रा लिमिट लेवल पे जाने की कगार था। इस चीज को देखकर या अपना वैंग पैलेस मास्टर भी हैरान हो जाता है कि क्या अल्ट्रा लिमिट लेवल। अब यहाँ पे उसने कभी भी फिलहाल में किसी इमरजेंस किसी अल्ट्रा लेवल वाले हार्ट बिविचिंग क्लोन का वर्म क्लोन का इमरजेंस के बारे में नहीं सुना था, और ना ही सोल डिवॉर्विंग सर्पेंट क्लोन जो कि जीव हीलर में मौजूद है। क्योंकि जब भी यहाँ पे कोई भी हिडन रेस लिमिट लेवल से ऊपर चला जाता है तो 9 रिवर होली रेलम्स डार्क होली रेलम वाले बंदे को बुलाते ताकि मदद ली जा सके। और अल्ट्रा लिमिट सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। उसी के साथ वो सभी मिलके और उस पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर वो कहते कि अब इसके पास कोई चारा नहीं है, और सब 13 के 13 बंदे मिलके कुत्ते की तरह उस पर कूद पड़ते हैं और अपने माइंड विल पावर से उस पर अटैक करते। बम बम बम। वो 12 बॉडीज लीडर्स के जो थे वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे, और सभी पैलेस मास्टर वैंग हॉल की जो बॉडी थी उसके मेन बॉडीज के अंदर ही घुस जाती है ताकि वो उसको मार सके और लॉर्ड वैंग को कंप्लीटली मारा जा सके। और इसी के साथ हमारा ये मस्त एपिसोड खत्म होता है। कल के एपिसोड में लू फेंग की एंट्री होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लू फेंग आएगा और पैलेस मास्टर वैंग को बचाएगा, और इसी के साथ वो 12 को मारकर अपनी पावर्स को दिखाए। देखो वैंग, जो कि तुम मुझसे दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहे थे, अजी घंटा तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाते हैं अगर मुझसे फाइट करते। तो इसी के साथ कल मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर में। होपफुली बाहर वाले फोर्सेस भी लू फेंग के साथ फाइट कर लें, तभी तो मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।